आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, सबको पता है कि कोयलांचल की राजनीति जो है वो सीधे तौर पर कोयले पर खड़ी है, कोयले पर लेकर होती है। कोयले को लेकर कभी ठाए ठाए भी होते हैं। कोयले को लेकर के राजनीतिज्ञों के बीच भी वर्चस्व कायम करने की लड़ाई देखी जाती है और साथ ही साथ जो अहम मुद्दा है वो है विस्थापन का। और इस विस्थापन के मुद्दे ने ऐसा काम किया कि एक पार्टी जो पहली मर्तबा सक्रिय राजनीति में आती है और वो पार्टी जो है अपना जलवा दिखाने में कामयाब हो जाती है। सीटें जलवा का मायना नहीं होता, कितनी सीटें आई ये सिर्फ जलवा के लिए नहीं होता। जलवा वो भी होता है कि आखिर वोट परसेंटेज में उसका योगदान क्या रहा। और आपने देखा कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने पहले छात्र आंदोलन से अपने राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद जिस तरह से वो विस्थापन के मुद्दे पर एग्रेसिव हुए और उसका नतीजा भी आपने देखा। लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, दोनों ही चुनाव में अपनी उपस्थिति उसने वोटों के माध्यम से दिखाई, सीटों के माध्यम से कह सकते हैं। भले विधानसभा में 1 सीटें मिली हो और लोकसभा में 2 विधानसभा की सीटें जीती हो, लेकिन अगर आंकड़े को देखते हैं तो आंकड़े ये कहते हैं कि उस युवा ने अपनी उपस्थिति राजनीति में दर्ज कराई। अब सबसे ज्यादा नुकसान मैंने पहले भी बताया था कि इस जेल कैंप के कारण से सबसे ज्यादा नुकसान आया किसी के हाथों में, तो वो है आजसू पार्टी, सुदेश महतो की सुप्रीमो जिसके हैं उसकी पार्टी। अब मौसा जी, उनकी पत्नी चुनाव हार गई विधानसभा की, चंद्र प्रकाश चौधरी जी की। गिरिडीह से वो सांसद तो बन गए एनडीए के टिकट पर, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जो महतो बेल्ट का इलाका था लोकसभा चुनाव के समय में भी, उस इलाके में चंद्र प्रकाश चौधरी को भी शिकस्त मिली। खास करके जो महतो बहुल इलाका है, कुड़मी बहुत इलाका है, डुमरी और गोमिया। और इसके बाद पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले, 1-1.5 महीने पहले जो घटना घटी थी खरखड़ी में, जो चंद्र प्रकाश चौधरी के सांसद कार्यालय को बम से उड़ा दिया गया था। कारू यादव का नाम सामने आया था, सांसद ढुल्लू महतो का नाम आ रहा था। उस प्रकरण के बाद से आपने देखा कि वहां पर जो है सो टाइगर जयराम महतो ने भी एंट्री डाली और उनकी एंट्री में मुद्दा क्या था? विस्थापन का। अब जो स्थिति आजसू पार्टी की लग रही है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आजसू पार्टी जो है वो सीधे तौर पर उन्हीं मुद्दों के पीछे दौड़ रही है जिस मुद्दे को लेकर के जयराम महतो ने एग्रेशन दिखाया, और उस एग्रेशन का नतीजा है कि आजसू पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब आप पहले सुन लीजिए, चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए, जो उन्होंने कतरास में एक जगह सभा हो रही थी, कतरास प्रखंड के अंतर्गत कहीं पर, उस सभा में उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। हक के लिए सबसे पहले आगे खड़ा रहेगा चंद्र प्रकाश चौधरी, खड़ा रहेगा, सांसद खड़ा रहेगा। कितना गोली बारूद है हम लोग भी उसको देख लेंगे, क्योंकि हम लोग भी उसी ढेर में रहते हैं। मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करूंगा, आप लोग देखे भी होंगे संसद भवन में भी हमने कई कोयलांचल क्षेत्र का आवाज उठाया, क्योंकि हमारे पास लोकसभा में आवाज उठाने के लिए बेरोजगारी, विस्थापन छोड़कर कोई ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य भी जाते हैं। आप देखिएगा जब भी होता है कोई घटना घटता है तो वहां से फोन आता है कि वहां पर एक मलेशिया में एक मर गया, वहां से परिजन आग्रह कर रहे कि भाई कैसे मेरा बेटा का लाश कम से कम आ जाए। चेन्नई से मर गया तो कैसे मेरा बेटा का लाश आवे। महाराष्ट्र में मरा तो कैसे मेरा बेटा का लाश आवे। तो लोग इतना परेशान है कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके चलते ही हो रहा। अभी हमारी बहन बोल भी रही थी कि हम लोग के यहाँ वासरी है, हम लोग के यहाँ खदान है, दूसरे जगह के लोग यहाँ काम करते हैं और हम लोगों का लोग दूसरे जगह जाते हैं, और वही दुर्घटना घटता है तो लोग आके परेशान रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा
भले ही थोड़ा आप लोग देर से हमको बुलाया, लेकिन मैं आपको अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं, आपका हक अधिकार निश्चित तौर पर मैं लिखित रूप से, क्योंकि पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में, खास करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में एरिया 1 से लेकर एरिया 6 तक पड़ता है। ऐसे तो बीसीसीएल का काफी लंबा एरिया है, झरिया है, इधर काफी माइंस है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी ओर से यही विश्वास दिलाता हूं कि जो अधिकार वास्तव में जो हम आप लोगों को मिलना चाहिए, रोजगार से संबंधित, आप लोगों को नौकरी, जो जमीन गया है जिनको नौकरी नहीं मिल पाया, उससे संबंधित कई चीजें हैं जो आज जिससे हम लोग त्रस्त हैं, धूल गर्दा खा रहे हैं। हम लोगों के लिए सीएसआर का फंड हमारे यहाँ नहीं खर्च होता है, डीएमएफटी का फंड खर्च होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिसको हम लोग बनाए, और उस पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। पानी के लिए, रोड के लिए सारा पैसा में खर्च कर सकते हैं, शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे अच्छा से अच्छा पढ़े, इस पर कोई ध्यान नहीं होता। अच्छा लाइब्रेरी खुले गांव में, लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिले, इस पर कई खर्च नहीं होता। जहां पर लूट खसोट होता है वहीं सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जिसका जहां ज्यादा। अभी सरकार तो लूट खसोट का सरकार चलिए रहा, ये आप लोग देखिए रहा। जितना दिन यह सरकार रहेगा उतना हम लोगों को नुकसान होगा। आज हक और अधिकार के लिए हम लोग एकजुट रहे, हम यही कहेंगे। मैं किन्हीं का इस मंच से शिकायत नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जो दायित्व बनता है, एक सांसद होने के नाते जो मेरा दायित्व बनता है कि आप जब भी फोन करके बुलाएगा आपके साथ हम हाजिर रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इस मंच के माध्यम से भी बीसीसीएल प्रबंधन को हम चुनौती देते हैं कि यदि अभी हम लोगों का लिखित रूप से हम जिस तरह से हम सीसीएल को भी हमने डिमांड दिया था, उसी तरह से पूरे क्षेत्र का जो समस्या, उस समस्या को लेकर हर क्षेत्र में जाकर लोगों का जो डिमांड है हम लिखित रूप से, मैं पर बीसीसीएल प्रबंधन को लिखित रूप से दूंगा और उनको कम से कम 1 महीना का समय दूंगा। यदि 1 महीना के अंदर, क्योंकि हमारे ओर से जो लिखित रूप से जाएगा एक चेतावनी के रूप में जाएगा और एक मार्गदर्शन के रूप में जाएगा कि प्रबंधन को जो करना है, जो विस्थापित के साथ जो आज तक सौतेलापन व्यवहार किया है, जो विस्थापितों को विश्वास में लेकर जिसको काम करना चाहिए, जो रैयत है उनको विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, वह नहीं लिया। आज डराकर धमकाकर केस मुकदमा कर यह माहौल अब नहीं चलेगा। अब कभी आपका काम चलेगा जब विस्थापितों का मार्गदर्शन मिलेगा, विस्थापितों का विश्वास में लेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, तभी काम चलेगा, नहीं तो पूरा बीसीसीएल ठप रहेगा। मैं ये आश्वासन चेतावनी देना चाहता हूं और इसकी तैयारी भी अब हम लोगों को करना है। अपने हक अधिकार के लिए हम लोग को विनोद बाबू का जो स्लोगन है, पढ़ो और लड़ो, उन्हीं का मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं, पूरा कोयलांचल क्षेत्र चलता है। इसके लिए भी आप लोग को तैयार होना पड़ेगा। हम बोल देंगे बीसीसीएल दे देगा, बीसीसीएल का अधिकारी का चमड़ा इतना मोटा है कि वहां सिरिंज भी वही मोटा जानवर वाला सिरिंज में लगना पड़ेगा तब उसका असर पड़ता है। इसलिए उसके लिए भी आप लोग को तैयार होगा। अपने हक और के लिए लड़ाई के लिए हम लोगों को यदि शहीद भी होना पड़ेगा तो पहला गोली चंद्र प्रकाश चौधरी खाएगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए यह तैयारी हम लोग करेंगे। ये हम लोग क्योंकि अभी 8 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक हम लोगों का अभी लोकसभा सदन भी चलेगा। कई सवाल भी हमने किया है, पूरा बीसीसीएल का आप लोग के क्षेत्र का डाटा आंकड़ा, कितना जमीन गया, कितने लोगों को नौकरी मिला, कितने लोगों को नहीं। मैं अभी सारा हिसाब अभी मांगा हूं बीसीसीएल, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सीधे कोयला निकालो, बेचो, लूटो, काटो वाला सिस्टम में सब चल रहा है।
जबकि बीसीसीएल है सरकारी कंपनी, पूरा सिस्टम में चलना चाहिए। यहाँ कोई सिस्टम नहीं चलता, यहाँ खाली गुंडागर्दी, और वही लोग के साथ अफसर लोग भी मिल जाता है भाई, उसके बिना उसको भी कुछ आर्थिक इनकम नहीं हो पाता है, जिसके चलते सब लोगों को मिलना पड़ता है। उसके साथ साथ जिला प्रशासन का भी वही हाल है, सब लोग मिलकर बीसीसीएल का कोयला तो लूट ही रहा, गरीबों का हक भी लूटा जा रहा, गरीबों का हक भी लूटा जा रहा। और जो जनप्रतिनिधि, छोटा मोटा जनप्रतिनिधि को तो लोग को बुझवे नहीं करता। आप सोचिए ना कि हमारा एमपी है, मैं हमारा घरवा में हमारा आवास में आग लगा दिया, उन लोग का कितना मनोबल हो, तो छोट मोट मुखिया सब के का वैल्यू देते सब बुझले। तो एक खातिर सबके गोलबंद है पर तो तैयार रहा। हम इतने कहबो कि जे कांड भेले अभी ऐसे तो रोज अभी झरिया में भी देख ली कि वहां भी गोली बारूद है, वहां भी उसने विस्थापित के साथ है। जब विस्थापित के हक के बात है तो यह समय अब आ गए, अब सूते की जरूरत ना है, सूते के समय होकर जागे के समय आ गया, क्योंकि नेतृत्व सबसे बड़ा चीज है। आखिर हम काकर नेतृत्व में हम लड़बे, सवाल ये उठा, क्योंकि छोट मोट के तो काल के या दबाए जाते, गोली बारूद के धमकी से डराए जाते तो कौन बुझबे करा। इसलिए नेतृत्व सबसे बड़ा चीज। आखिर आपका लड़ाई, आपका हक का लड़ाई किसके नेतृत्व में चलेगा, सबसे मुख्य बात ये। शुरू से हम लोग विनोद बाबू के नेतृत्व हमेशा कोयलांचल क्षेत्र में जब भी आह्वान होता था पूरे झारखंड को बंद करने का, तो हम लोग एक पत्ता हिलने नहीं देते थे और पूरा झारखंड बंद होता था, झारखंड आंदोलन के समय। अब उस तरह का आंदोलन ही बिल्कुल बंद हो गया। अब झारखंड तो मिल गया, लेकिन झारखंड मिलने के बाद अब हक का बात आया है तो वह भी नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों आपने देखा, विस्थापन विस्थापन विस्थापन, मैं भी विस्थापित हूं। विस्थापन के मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट में भी आवाज उठाऊंगा, ये सारी बातें, यानी इंपैक्ट जो है जयराम का वो आसू पार्टी के ऊपर दिखना शुरू हो गया है। और ये इंपैक्ट ऐसा है क्योंकि अगर आप देखेंगे बीसीसीएल, सीसीएल, इसके जो विस्थापित हैं कोयलांचल में, आज भी वो विस्थापन की दंश झेल रहे हैं। और लगातार जिस तरह से जयराम महतो ने जब बेरमो में उनके साथ जो घटना घटी थी, रात में जो पुलिस ने उनको रोका था, घर खाली करवाने गया था, और उसके बाद जो उन्होंने घोषणा की थी कि 6 जनवरी को जो है चक्का जाम किया जाएगा विस्थापन के मुद्दे पर, और उन्होंने सभी विस्थापित संघर्ष मोर्चा को एक मंच पर आने का ऐलान किया था। और अब आप देखिए कि उसी तर्ज पर सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी विस्थापितों की बात कर रहे हैं, विस्थापितों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। गांव के गांव विस्थापित हैं इस एरिया में। और सबसे बड़ी बात, जो बातें आप गौर कीजिएगा, जो बातें आसू पार्टी के द्वारा खुलकर नहीं कही जाती थी कि स्थानीय लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मुंबई, मद्रास, देश विदेश जाना पड़ता है, लेकिन बाहर के लोग आकर के झारखंड में कमाते हैं, कोयलांचल में कमाते हैं। इस शब्द का भी प्रयोग उनको करना पड़ा है। जाहिर तौर पर जो स्थिति, मैंने इसलिए इस चीज को लिया कि क्या जयराम के रंग में रंगता जा रहा है आसू पार्टी? क्या जयराम इतने हाईवोक क्रिएट कर दिए हैं आसू पार्टी के लिए कि वो उन हर मुद्दे को उठा रहे हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है। आसू पार्टी लगातार 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात कर रही है, नियोजन नीति की बात करती आ रही है शुरुआती दिनों से ही। विस्थापन का भी मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में कई मर्तबा रहा है और हमेशा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 1 से 5, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, ये जो ग्राफ आसू पार्टी का विधानसभा में 1, 2 फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता जो नीचे आ रहा था, वो चीज अगर आप देखेंगे उस चीजों को, तो आप साफ तौर पर पाएंगे कि मुद्दे वही थे। आसू पार्टी ने इस मुद्दे की शुरुआत की थी जब अलग राज्य बना था उसके बाद।
लेकिन कालांतर में जनता ने इस चीज को भी देखा, झारखंड की आवाम ने इस चीज को भी देखा कि आजसू पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, आजसू पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के वकालत करती नजर आती है, विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक, मानव श्रृंखला भी आजसू पार्टी ने बनाया था इन सब मुद्दों को लेकर के। लेकिन उसके बाद जब मौका मिलता है आजसू पार्टी को, क्योंकि मंत्रिमंडलीय समिति जब स्थानीय नीति को लेकर बनती है तो उसमें सुदेश महतो भी रहते हैं। ये कैबिनेट कमेटी बनती है, उसमें जो है जो सुदेश महतो रहते हैं, उसके बाद भी स्थानीय नीति नहीं बन पाती है। और सवाल इसलिए भी गहरा हो जाता है कि जब 1932 आधारित खतियान नीति की मांग आजसू पार्टी करता आ रहा था, तो रघुवर दास जी की सरकार में जब 1985 के बाद वाले सभी को झारखंडी का दर्जा दिया गया और नियुक्तियों में उसी आधार पर नियुक्तियां होनी शुरू हुई, तो उस समय आजसू पार्टी का समर्थन रघुवर दास की सरकार को था। उस समय उसने विरोध क्यों नहीं किया, यह भी सवाल लोगों के जहन में था। और इस सवाल का जवाब राज्य की जनता, राज्य की आवाम सुदेश महतो से खोज रही थी। यह सच्चाई है कि आज भी 1932 आधारित स्थानीय नीति नहीं है। आज भी जो नियुक्तियां हो रही हैं वो रघुवर दास जी की सरकार के समय जो स्थानीय नीति बनाई गई, उसी नीति के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं। अभी ही जो 31 सीटों पर किसी विभाग में नियुक्तियां हुई है, 32 सीटों पर, उसमें यह कहा जा रहा है कि 32 बाहरी हैं। और इस आवाज को जोर शोर से बुलंद किया जा रहा है। इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बुलंद कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार 1932 का हथियार कब तक राजनीतिक मुद्दा बनता रहेगा झारखंड में। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, कोई भी पार्टी इससे कतराना नहीं चाहती है। उसी तरह का मुद्दा है विस्थापन का, खास करके जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो सीसीएल का एरिया हो, बीसीसीएल का एरिया हो, बोकारो का एरिया, बोकारो स्टील प्लांट का एरिया हो, एचईसी का एरिया हो। इन सभी जगहों पर जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो केंद्र सरकार की जो कंपनी है, इसमें जो आप देख रहे हैं जो स्थिति बन रही है विस्थापितों की, उस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से आवाज बुलंद पहले किए थे सुदेश महतो, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनको जब जब मौका मिला तो उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करवा सके। हालांकि संख्या बल उनके पास ऐसा नहीं था कि वो इसको लेकर के कुछ अलग से कर सकते थे। मेरी जानकारी में है कई गैर सरकारी संकल्प, लंबोदर महतो जो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उन्होंने पिछले अपने टेन्योर में कई मर्तबा जो है सो इस मामले को लेकर के गैर सरकारी संकल्प लाया। सुदेश महतो ने भी गैर सरकारी संकल्प लाया था। प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में उठाए गए, विधानसभा के बाहर जो है सो धरना प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन वही सवाल घूम फिर के आता है कि जब सत्ता में आप सहयोगी थे, चाहे वो सत्ता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली हो, या फिर मधु कोरा के नेतृत्व वाली हो, उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि एक विपक्ष में विधायक बैठते थे आजसू पार्टी को और एक सत्ता पक्ष में बैठते थे। या फिर रघुवर दास की सरकार हो या फिर गुरुजी की सरकार हो, उसमें भी साथ में थे। अगर ढंग से देखा जाए, हेमंत सोरेन जब 2013 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय आजसू पार्टी सत्ता में नहीं थी। और 2019 से 2024 और अभी जो 2024 से सरकार चल रही है, उसमें सत्ता में नहीं है। लेकिन बाकी दिनों जो भी सरकारें बनी थी, उस सरकार में आजसू पार्टी सत्ता में थी। बावजूद इसके मंत्रिमंडलीय समिति कई मर्तबा बनी, स्थानीय नीति को लेकर के, विस्थापन आयोग के गठन को लेकर के लगातार मांगे होती रही, लेकिन आज तक विस्थापन आयोग झारखंड में नहीं बन पाया। सरकार वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली या फिर एक निर्दलीय के नेतृत्व वाली, विस्थापन आयोग का गठन नहीं होता है। आवाज बुलंद किए जाते हैं, लेकिन उन आवाज पर जहां से मरहम लगना चाहिए, जहां उसका इलाज होना चाहिए, वो इलाज नहीं हो पाता है। सरकार के स्तर से इलाज होना है और सरकार के स्तर से इलाज नहीं हो पाता है। और उम्मीद है अब लोगों को, जनता चाह रही है, जनता को भी चाहिए। 25 साल झारखंड के हो गए हैं, वर्षों से 70 साल 65 साल 70 साल से जो विस्थापित, अब तक जिनको विस्थापित
विस्थापितों को, जिनको उनको लाभ नहीं मिल पाया, उसका कौन देखने वाला होगा, उसकी दशा को कौन देखेगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है झारखंड में। बहरहाल अब जयराम ने जिस मुद्दे को, आसू पार्टी के मुद्दे को पहले जयराम ने पकड़ा, और जयराम ने जब इस मुद्दे को लेकर के कदम आगे बढ़ाया और उसको इसका फायदा मिलता दिख रहा है, तो फिर आसू पार्टी अपने पुराने मुद्दे को समेटने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि इसमें कितना फायदा मिल पाता है आसू पार्टी को, और किस तरह से वो इस मामले को लेकर के कहाँ कहाँ क्या कुछ कार्यक्रम करती है, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।